नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार। आप लोगों का ट्रस्ट टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में 5 अगस्त एक हिस्टोरिक डेट बन चुकी है। शेख हसीना अब तक की सबसे लंबे टाइम तक सर्व करने वाली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने फाइनली रिजाइन कर दिया है। इंडिया में इस समय पे वो एक पॉलिटिकल रिफ्यूज की तरह रह रही हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में वो यूनाइटेड किंगडम चली जाएं। शेख हसीना के फादर शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की आज़ादी के अंदर उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, इसीलिए उन्हें बांग्लादेश का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है। 2009 में शुरू हुआ शेख हसीना का पीएम टेन्योर फाइनली 2024 में एक वायलेंट और बहुत बड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट के साथ खत्म हुआ। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो इस बात की खुशी मना रहा है, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात से खुश नहीं हैं। बांग्लादेश में सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल फ्रीडम की सिचुएशन थोड़ी ग्रिम थी। जिस तरह इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई वो बहुत ही ब्रूटल था। पर क्या शेख हसीना गवर्नमेंट इतनी बुरी थी? क्या सच में शेख हसीना गवर्नमेंट की वजह से बांग्लादेश का फ्यूचर खतरे में था? जरा एक दूसरे पहलू की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, शेख हसीना गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज इंटरनेशनली एक्लेम्ड की जा रही थी। इन इकोनॉमिक पॉलिसीज में न ही सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा था, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट को भी अहमियत दी जा रही थी। शेख हसीना गवर्नमेंट के दौरान जो जीडीपी पर कैपिटा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर है अपने आप में एक तरीके से, कि पूरा जितना नेशन की जीडीपी होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन से। तो जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश की 2023 में इंडिया से बेहतर हो गई थी। ये सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे लागू नहीं हो रहा था, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भी बांग्लादेश इंडिया से बेहतर परफॉर्म करने लगा था। 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार बांग्लादेश ने बेहतर परफॉर्म किया था विस इंडिया। अगर मैं एक इंडिकेटर का एग्जांपल आपके सामने रखूं, जिसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि अगर एक साल में 1000 बच्चे पैदा हुए तो उनमें से कितने बच्चों ने 1 साल की उम्र पूरी करी। इस इंडिकेटर के अनुसार बांग्लादेश में ये जो नंबर था वो था 24.1, वहीं इंडिया में ये नंबर 26 था। पर दोस्तों, सिर्फ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होना ही सब कुछ नहीं होता। बांग्लादेश में शेख हसीना के रिजीम में स्पेसिफिकली जो सोशो पॉलिटिकल इंडिकेटर्स थे वो बद से बदतर होते जा रहे थे। फ्रीडम हाउस जो कि एक एनजीओ है, 1941 में वॉशिंगटन डीसी में इसको बनाया गया था। फ्रीडम हाउस हर साल एक रिपोर्ट निकालता है जिसे कहा जाता है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। नाउ इस फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल इंडिकेटर्स को असेस किया जाता है कंट्री वाइज, और देखा जाता है कि वहां पे पॉलिटिकल फ्रीडम्स और सिविल लिबर्टीज के क्या हालात हैं। एक छोटा सा अगर इंडिकेटर हम समझने की कोशिश करें तो ये हो सकता है कि जो लास्ट इलेक्शन हुए थे गवर्नमेंट बनाने के लिए वो कितने फेयर थे। तो इस मामले में अगर कोई कंट्री अच्छा परफॉर्म करती है तो उसे 4 मार्क्स दिए जाते हैं, और अगर कोई कंट्री बुरा परफॉर्म करती है तो उसे 0 मार्क्स दिया जाता है। 2024 में बांग्लादेश को 1 मार्क मिला था, सिर्फ 1 नंबर दिया गया था इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। इसके बाद आता है फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, जिसको चौथा स्तंभ कहा जा सकता है डेमोक्रेसी का, वो भी बांग्लादेश में कॉम्प्रोमाइज्ड थी। बांग्लादेश में फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए भी इस रिपोर्ट में 1 मार्क दिया गया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए भी बांग्लादेश को सिर्फ 1 ही मार्क्स मिला। इसीलिए 2024 में बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल फ्रीडम और सिविल लिबर्टीज की सिचुएशन थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। शेख हसीना की सरकार में जुडिशरी और मीडिया कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी। इसके अलावा अपोजिशन पार्टी की लीडर्स जैसे कि बेगम खालिदा जिया, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी थी, उन्हें 2018 में करप्शन चार्जेस में जेल भेज दिया गया था। पर दोस्तों, शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद क्या सिचुएशन इंडिया के लिए अच्छी होगी या बुरी होगी? तो इसका आंसर ये है कि कुछ भी हो सकता है, और ज्यादा संभावना ये है कि इंडिया की चिंता बढ़ेगी, क्योंकि अब शेख हसीना की सरकार नहीं है। दोस्तों, सबसे पहली मुश्किल ये है कि क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते शेख हसीना सरकार के दौरान अपने बेस्ट पे थे, इसीलिए बांग्लादेश के जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज हैं उससे इंडिया के रिश्ते उतने क्लोज नहीं रह पाए। अब इंडिया का ट्रू टेस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, कि वो नए अपोजिशन पार्टीज के साथ, जो अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स हैं, उसके साथ कैसे रिश्ते बना पाता है। फिलहाल बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही है।
इस इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं। इसके बाद एक परमानेंट गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसमें अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स होंगे। नई रिजीम में इंडिया को फिर से नए ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट्स साइन करने पड़ेंगे जो कि नॉर्थ ईस्ट में लॉजिस्टिक सप्लाईज के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। एक मेजर खतरा है जमाते इस्लामी से। जमाते इस्लामी एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो बांग्लादेश में ऑपरेट कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के प्रोटेस्ट को फ्यूल करने में जमाते इस्लामी की एक अहम भूमिका थी। इंडिया और जमाते इस्लामी की इक्वेशन बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि जमाते इस्लामी पाकिस्तान को बांग्लादेश की पॉलिटी में एक री एंट्री दिलवा सकती है, जो कि शुरुआत से हसीना गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी रहा उसको अपोज करना। आखिर में चाइना की नजरें इस सारे मामले पे हैं। अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट चाइनीज इन्फ्लुएंस में आ जाती है तो ये इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। इंडिया इस समय ऑलरेडी बहुत अनफेवरेबल नेबर से घिरा हुआ है। नॉर्थ वेस्ट में चाइना और पाकिस्तान है। नेपाल इस वक्त कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में है। इसीलिए इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि इस सिचुएशन में इंडिया बहुत ही संभल के अपने कदम बढ़ाए कि उसे आगे क्या करना है क्या नहीं करना। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस के और वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज अमन कुमार।